जयललिता के घर से तमिलनाडु सरकार को मिला 4.3 किलो सोना, 601 किलो चांदी, 8,376 किताबें व 38 एसी। तमिलनाडु सरकार ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के चेन्नई में पोएस गार्डन स्थित घर वेद निलायम में मौजूद सभी चल संपत्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में 4.37 किलोग्राम सोना, 601.42 किलोग्राम चांदी, 8,376 किताबें, 11 टीवी सेट, 38 एयर कंडीशनर्स, 10 रेफ्रिजरेटर्स और 556 फर्नीचर शामिल है। गौरतलब है कि इस मकान को मेमोरियल बनाया। टाइगर जिंदा है वाली जो एक चल रही है, देखिए टाइगर जिंदा है, टाइगर पेपर टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, दूसरा सजा के नाचने जाता है शादी में, एक रेस का घोड़ा होता है। इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। पिछले एक हफ्ते से हम लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं। जैसे सोमवार को मैंने ऐलान किया था कि रेहड़ी पटरी वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। रेहड़ी पटरी वालों को अलाउ किया गया कि वो अपना काम शुरू करें। एक जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया जहां पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनके काम करने वाले लोग कोरोना के दौरान फैक्ट्री बंद होने से, दुकान बंद होने से अपने अपने गांव चले गए और अभी लौट के नहीं आए। धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ जाएं नौकरी मांगने के लिए। इन सब लोगों को मिलाने के लिए, जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं, उनको मिलाने के लिए अभी हमने 2-3 दिन पहले जॉब्स पोर्टल शुरू किया था। उसमें इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। अभी जॉब पोर्टल अनाउंस किए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं। लगभग 7,577 कंपनियों ने या काम देने वालों ने अभी तक रजिस्टर किया है। 2,04,785 नौकरियां इसमें एडवर्टाइज की गई हैं। 2,04,785 नौकरियां इसमें आई हैं अभी तक और 3,22,865 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे मैं कल एक टीवी चैनल पे देख रहा था, एक जीन्स बनाने की किसी की फैक्ट्री है, उसने बताया कि जी मेरे 35 काम करने वाले लोग होते थे, अब केवल 3 बचे हैं, बाकी सब चले गए। और बोला मुझे लोग नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मैं फैक्ट्री शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से जॉब्स पोर्टल आया है, बोला उसमें मैंने इसको डाला कि मेरे को 35 आदमी चाहिए और बोला मेरे को 190 से ज़्यादा लोगों के कॉल आ चुके हैं कि वो काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है इस कदम से अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अमित शाह जी को, जिन्होंने अध्यक्ष बनने पर इसको रूप दिया, इसको अपने एजेंडे में जोड़ा और लगभग हमारे 770 से ऊपर हमारे संगठनात्मक जिले हैं और सभी संगठनात्मक जिलों में कार्यालय बनाने का निश्चय किया और अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। 400 कार्यालयों पर काम चल रहा है। ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 सालों के अंदर हमारे सभी जिलों में कार्यालय बन जाएंगे। इस तरीके को निश्चित करके हम काम चलाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आज 270 बेड का अस्पताल बन रहा है। आज तक मेरे को नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने इतने बड़े स्तर के ऊपर, अभी जैसे बताया, मैं कैलाश जी से बात करता, आसपास के 20 गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। किसी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोलने की कभी सोची गांव-गांव के अंदर? पहली बार कोई सरकार है जो मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है। हमारा अपना ये मानना है कि आप लोग टैक्स देते हैं, जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से कम आज हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हम गारंटी कर रहे हैं। आपको अच्छी शिक्षा हम गारंटी कर रहे हैं, आपको अच्छे अस्पताल हम गारंटी कर रहे हैं। आज मुझे कहते हुए मुझे अभी एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिले कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि उनका बेटा एक दिल्ली के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो काफ़ी दूर था उनका स्कूल।
उनके बगल में एक अभी हमारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुला है दिल्ली सरकार का। वो बोले मैं स्कूल घूम के आया और स्कूल इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में एडमिट कराया है। क्या हम पहले सोच सकते थे कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिट कराएंगे? सबको नमस्कार। दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों ने मिलके अपने मेहनत से, सावधानी से कोरोना के ऊपर हम सब लोगों ने मिलके काफ़ी काबू पा लिया है। लेकिन अभी अपने को निश्चिंत नहीं होना। सारी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब हम अपनी एहतियात बरतते रहेंगे क्योंकि कोरोना कभी भी बढ़ सकता है। लेकिन अपने सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, धंधे बंद हो गए हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है। लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब दिल्ली के लोगों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया और उनको चैलेंज को स्वीकार करके जीता है। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलके इस अर्थव्यवस्था की चुनौती को भी हम लोग जीतेंगे। आज एक कैबिनेट मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई थी हमारी, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जो मैं समझता हूं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम होगा। दिल्ली में डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे अभी तक। दिल्ली में डीजल अभी 82 रुपये, कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो 82 रुपये था। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे। तो जो डीजल कल 82 रुपये का मिल रहा था वो डीजल अब 73 रुपये 64 पैसे का मिलेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज से, बहुत सारे व्यापारियों से, लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज़्यादा रेट की वजह से सबको तकलीफ हो रही है, लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है, व्यापारियों को तकलीफ है, इंडस्ट्री को तकलीफ है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक पुश देने में बहुत बड़ी मदद मिली। सर ने पूछा था कि 5-6 सालों में क्या बदलाव हुए, तो सर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहले आपकी सरकार आई तो ऐसा लगा आई होगी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। फिर हम सर स्कूल जाते थे तो वहाँ पर टीनें होती थी, वो टूटी होती थी, एक फ़ैन होता था, बस एक फ़ैन के नीचे 20 या 40 बच्चे बैठते थे, पानी भी धूप भी सब होता था उसमें। तो बच्चे रुकते नहीं थे, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, बाकी सारे घर, कोई नहीं रुकता था। मैं मॉनिटर था तो मुझे रुकना पड़ता था, नहीं तो मैं भी सर मेरा भी मन नहीं करता था रुकने का। तो सर फिर उसके बाद वो बिल्डिंगें टूटना स्टार्ट हुई। फिर हमारे सर आए गंगादास सर, इन्होंने इतना बड़ा चेंज करा। आज सर ने पूछा था कि 5-6 सालों में क्या बदलाव हुए, तो सर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहले आपकी सरकार आई तो ऐसा लगा आई होगी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। फिर हम सर स्कूल जाते थे तो वहाँ पर टीनें होती थी, वो टूटी होती थी, एक फ़ैन होता था, बस एक फ़ैन के नीचे 20 या 40 बच्चे बैठते थे, पानी भी धूप भी सब होता था उसमें। तो बच्चे रुकते नहीं थे, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, बाकी सारे घर, कोई नहीं रुकता था। मैं मॉनिटर था तो मुझे रुकना पड़ता था, नहीं तो मैं भी सर मेरा भी मन नहीं करता था रुकने का। तो सर फिर उसके बाद वो बिल्डिंगें टूटना स्टार्ट हुई। फिर हमारे सर आए गंगादास सर, इन्होंने इतना बड़ा चेंज करा। आज कोई भी
इनकी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता और इनकी मर्जी से अंदर नहीं आ सकता, कोई भी चाहे कोई भी हो। और इन्होंने इतनी सहायता करी बच्चों की, अपने ही पैसों से, अपनी अर्निंग से बच्चों को फोटोकॉपी और सपोर्टिंग, जो बच्चा यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद पाता था इन्होंने यूनिफॉर्म दिलाई। उन्हें बुलाकर पर्सनली उनके घर जाते थे, घर जाकर उन्हें समझाते थे, अपनी कार से उन्हें लाना और पढ़ाना। और टीचरों कभी कभार तो टीचरों को डांट भी दिया करते थे, वो भी बहुत गुस्सा हो जाते थे इन पर, फिर वो हमें डांटते थे। तो सर स्पेशली सर सारा श्रेय सर को जाता है, जो इन्होंने हमारे ऊपर इतनी मेहनत करी, खुद क्लास लेते थे 2-2 घंटे, हमें छुट्टी के बाद भी रात तक, डे नाइट तक इन्होंने हमें पढ़ाया। तो सर थैंक यू। ये सर पापा है। अच्छा। मैं मुंशीराम प्रजापति, सुल्तानपुरी कुमार बस्ती सीदस। तो आपने नाम भी सुना होगा जी, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी का। तो जी जैसा वहाँ माहौल है और ऐसे माहौल में रहते हुए मेरे बेटे ने टॉप करी सुल्तानपुरी में, वो प्रिंसिपल जी। तो मैं आप बता रहे थे जी सर कि 5-6 साल में क्या बदला हुआ। मेरे को बुलाया कि एडमिशन कराना है, तो वहाँ मैंने देखा जी, तो बच्चे सारे, मैं भी गया था जी, तो वहाँ बच्चे कोई कुर्सी को इधर फेंक रहा है, कोई कुर्सी को इधर फेंक रहा है, कोई वो जो इस पे बच्चे पढ़ते हैं टेबल पे, उसको फेंक के मार रहा दूसरे के, मतलब जैसे बंदर खेलते हैं जी, ये सिस्टम था जी इसमें। तो मैंने इसका एडमिशन, मैंने कि भाई क्या एडमिशन कराऊं इसमें स्कूल में, क्या करे, अब जैसा हो, अब परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैं इसको अच्छी जगह नहीं करा सकता था। तो मैं उसके बाद गया ही नहीं स्कूल में। मैंने कि जैसे पढ़ रहा ठीक है। और मैंने इससे पूछता था, मैंने कि बेटी आप जाओ, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी का माहौल खराब है, तो हमें मतलब तुझे अच्छा बनना है और अपने सीधे जाना, सीधा आना, कोई तेरे लिए गाली दे उसे सहन करके आ जा, कोई थप्पड़ मारे तो भी आ जा, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, और बढ़िया अच्छा बच्चा बनना, तुझे नाम रोशन करना। मतलब ये नाम रोशन करना है कि झुग्गियों में रहकर भी, मैं झुग्गी में रहता हूँ जी, झुग्गियों में रहकर भी कि किसी कुम्हार के लड़के ने अच्छे अंक नंबर लाए जी। तो फिर मैंने एक दिन, मेरा मौका मिला जी मेरे बेटे से मिलने के लिए, तो इसके रिश्ते वाले आए थे। अभी से हाँ, बात तो सुनो जी, इसके रिश्ते वाले आए थे जी। तो मैं इससे मना करने गया था जी, मैंने कि बेटा बिल्कुल नो एंट्री कर दे, हमारे ऐसे ही जी छोटी कास्ट में मतलब दबाव आता है जी शादी का। फिर मेरे को इनसे मिलने दिया, तो इतना बदलाव है जी, बिल्कुल ऐसे समझो जी, जीभ से चाट लो जी, ऐसा स्कूल को इतना बदलाव है। और इतनी खुशी हुई जी मुझे कि मैंने की कितनी वो है जी, मतलब आदि परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ। तो मेरे बेटे ने टॉप करी है जी, प्रिंसिपल साहब जी, मास्टर। फिर मैंने इससे बोला जी, मैंने की बेटे तू पढ़ता वढ़ता कुछ है नहीं, आता जाता तेरे को कुछ है नहीं। तो ये बोला पापा आप तो पढ़ने कह रहे हो, हमारा कंपटीशन है क्लास में मेरिट लाने की। मैंने की चलो बहुत कुछ। अब मैं इससे मतलब ब्लैकमेल करता था कि मैंने की तेरे पास कुछ नहीं आता, जबकि मेरे को पता था कि इस पे आता है, फिर भी मैं इसे कंफ्यूजन करता, मैंने की तेरे पास कुछ नहीं आता। और मैंने की वो सर भी कुछ नहीं पढ़ाते, मैंने कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसको ये बातें दोहराते रहता था। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई जी कि हमारे कुम्हार समाज में भी कि मेरे बच्चे नाम, मैंने उसी दिन सारी रिश्तेदारियों में फोन कर दी कि मेरे बेटे के कितने 93 वगैरह आए इसके नंबर, कि इतने नंबर आए। तो उनके भाई बहुत अच्छी बात है, उनको यकीन ही नहीं हो रहा जी सुल्तानपुरी में कुम्हारों के बच्चों को कि ये लड़का कब पढ़ता था। 11 बजे तक मेरे साथ काम करवाता है जी, मतलब मट्टी वट्टी के जैसे रात में खोली रखते हैं जी। तो फिर उसके बाद में ये पढ़ाई लगन से करता है, सुबह टाइम टेबल जाता है स्कूल से। तो ये बदलाव आया जी, बहुत खुशी की बात है जी। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता अलका प्रिया ने कहा था कि सुशांत अच्छे इंसान थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा पुलिस को अपना काम करने दे, इसका इससे लेना देना नहीं है कि शख्स अच्छा इंसान था या बुरा। ये जो पूरी जो हमारी पॉलिसी आज आई है बाहर, उसमें 27 मेजर हेडिंग्स हैं सर, टेक्नोलॉजी से 27 जो मेजर हेडिंग्स हैं, उसमें 10 हेडिंग्स सिर्फ स्कूली शिक्षा के लिए हैं, 10 हेडिंग्स सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए हैं, लेकिन 7 हेडिंग्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। और वो जो कॉमन है उसमें ये टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन भी है। तो जैसा कि सर कह रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, जो आप ऊपर जो 4 बुलेट देख रहे हैं,
टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, वो ऑनलाइन एजुकेशन मतलब सेकंड बुलेट है, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए तो यूज़ होगा ही, लेकिन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो बाकी एरियाज़ हैं उसके लिए भी यूज़ करने के लिए काफ़ी डिटेलिंग है उसमें। अब हम स्कूल के रिफॉर्म्स की तरफ आएँ तो इसमें काफ़ी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि इनफैक्ट पहली बार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। सबसे पहली चीज़ तो 1986 में जैसा कि ICDS स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक पूरा करिकुलम बनाने की बात है। करिकुलम के अलावा यूनिवर्सलाइजेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जो लिखा हुआ है, तो इस शिक्षा को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। इसका जो करिकुलम है वो NCERT के द्वारा डेवलप होगा और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहाँ पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कम से कम कक्षा 5 और हो सके तो कक्षा 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं का महत्व कम होगा और वे रटी हुई चीजों को नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान को परखने के लिए होंगे। साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। ब्रिटेन में फंसे मध्य प्रदेश प्रवासियों की मदद के लिए आगे आए FOMP और AFBD ग्रुप। कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन में फंसे मध्य प्रदेश निवासियों को फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश, FOMP UK चैप्टर और एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट ग्रुप AFBD द्वारा हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में बुधवार को कोरोना वायरस के 917 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते मामलों की संख्या बढ़कर 30,134 हो गई है और अब 8,356 सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना वायरस से MP में अब तक 20,934 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस संक्रमण के चलते 844 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि राजधानी भोपाल में कल से एंटीजन टेस्ट शुरू हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 52,123 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जो भारत में अभी तक एक दिन में सामने आए इस संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 15,83,792 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 32,553 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 10,20,582 हो गई है। वहीं इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 34,968 हो गई है, जबकि कुल मामलों में से 5,28,242 सक्रिय मामले हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 को लेकर बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए, जो 1 अगस्त से लागू होगा। वहीं सरकार ने रात में लोगों की आवाजाही पर रहने वाली रोक यानी रात्रि कर्फ्यू को भी हटा दिया है। साथ ही सरकार ने 5 अगस्त से जिम खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। इसके अलावा थिएटर, मेट्रो रेल सेवा और स्विमिंग पूल्स और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के लातूर शहर में एक 35 वर्षीय शख्स ने अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित अपनी मां की मौत होने के बाद डॉक्टर की छाती, गर्दन और हाथ में चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थानीय शाखा ने डॉक्टरों के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी है। भाकर और इचार ठरला पक्का जैसी फिल्मों में काम कर चुके 32 वर्षीय मराठी अभिनेता आशुतोष भाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित अपने घर में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आशुतोष पिछले कुछ दिनों से कथित तौर पर डिप्रेशन में थे और इस मामले की जांच की जा रही है। मराठी अभिनेत्री मयूरी देशमुख आशुतोष की पत्नी है।
भी देश को विकसित होने के लिए जरूरी होता है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन पिछले 70 सालों में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जनता ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि सरकारी स्कूल ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर दिल्ली में आई केजरीवाल सरकार, जिसने 5 साल में ये साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल शानदार हो तो सकते हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट ला तो सकते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं और इस साल तो उनका रिजल्ट 98% पहुंच गया है। इस रिजल्ट के भागीदार सरकारी स्कूलों के छात्रों से जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने करी मुलाकात, तो हुई कुछ खास बातें। सरकार का पैसा कहां से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स कौन देता है? आप सारे जने देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब आप बाजार से माचिस खरीद के लाते हो, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, सेल टैक्स, जीएसटी, फलाना ढिमका, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। आप किताबें कापियां खरीदते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। पेंसिल खरीदते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। खाना खरीदते हो, उस पर भी टैक्स। तो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। उस गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से आप लोगों को फ्री में शिक्षा मिली है, अच्छी शिक्षा मिली है। तो जो मर्जी बनो अपनी जिंदगी में, लेकिन जो इस देश ने आपके लिए किया उसको कभी मत भूलना। उस देश को वापस देना है।